नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपको कोविड नियमों का पालन करते हुए इस समय आपको अध्ययन भी करना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसलिए हमारी ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह यथावत प्रारंभ हो गई हैं। इसमें जिन चैप्टर्स पर हमने पहले अध्ययन नहीं किया था उसे मैंने लिया है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में दिया गया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में आप जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से तनुता से कंडक्टिविटी प्रभावित होती है या चालकता प्रभावित होती है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही केस में डाइल्यूशन के साथ या तनुकरण के साथ में वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, पर जब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करी या मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो चाहे वीक हो इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उन दोनों ही केस में चालकता का मान में वृद्धि होती है। अब इसका क्या कारण है? आप लोगों को पता है कि जो किसी भी विलयन की जो चालकता है वो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, अर्थात कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे कि एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें तो तनु जैसे जैसे विलयन करते हैं उसमें वियोजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आयनों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो कम होता है और विस्कासिता का मान भी तनु जैसे जैसे विलयन तनु होता जाता है, डाइल्यूट होता जाता है, वैसे वैसे उसका मान भी कम हो जाता है। तो दोनों जो फैक्टर हैं वो आयनों की संख्या को प्रभावित कर रहे हैं। उसके प्रति घन सेंटीमीटर में जो आयनों की संख्या है वो बढ़ती जाती है विद डाइल्यूशन। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो तुल्यांकी चालकता है या आणविक चालकता जो है, जैसा कि हमने परिभाषा में इसका कहा था कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को जो विलयन का आयतन होता है, यदि V है, यदि हम उसमें वृद्धि करते हैं तो जो तुल्यांकी चालकता है उसका मान जो है लैम्डा इंटू वी के बराबर होता है। और जैसे जैसे तनुकरण किया जाता है उसका एक उच्चतम मान की तरफ अग्रसर होता है और उसको बोलते हैं अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या अनंत तनुता पर आणविक चालकता। तो इसको कभी कभी हम लैम्डा 0 से भी बताते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का मान कम होता चला जा रहा है और उस स्थिति में जबकि हमने उसे अत्यंत तनु कर दिया है तो कंसंट्रेशन का मान सबसे कम हो गया है, तो उसे हमने लैम्डा 0 से बता दिया। या हम इसे इन्फिनिटी से भी शो करते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनंत तनुता पर हम ये ले रहे हैं तो उसे कहा जाता है। तो इसका मान जो है वो कप्पा इंटू वी के बराबर होता है। अब बात आती है जो मैंने इसमें आपको ग्राफ बता रखा है। ठीक है, तो इस ग्राफ पर आप देखिए, ये ग्राफ जो है वो आपको क्या बताता है। पहली बात तो जो ग्राफ में हमने प्लॉटिंग की है वो करी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में। इसमें आप देखिए कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl और सोडियम सल्फेट या सोडियम एसिटेट, इन तीनों ही केसेस में जो बिंदु हैं वो हमें बता रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन का मान कम होता जाता है वैसे वैसे जो है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। या हम ये कहें कि जो है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो वीक जो है, जैसे कि आपका
एसिटिक एसिड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट शो हो रहा है। तो ये नोट किया गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में चूँकि उनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है और कंप्लीट डिसोसिएशन के कारण इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसका मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो उस कारण से एक कम से कम कंसंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर जो है मैक्सिमम होता है। इसके बाद में हम जो उसका मान है जिस पे कि बिल्कुल ज़ीरो कंसंट्रेशन होगी, है ना, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं मैंने डॉटेड लाइन से बता रखा है कि एक्स्ट्रापोलेशन पर जिस पर कि ज़ीरो कंसंट्रेशन हो गई है उसे ज्ञात कर लेते हैं। बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। In case of weak electrolyte, we cannot extrapolate because the graph is different. तो देखिए आप इसमें जो ग्राफ है वो एसिटिक एसिड का ग्राफ लगभग पैरेलल सा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होगा। तो उन केसेस में हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है अब हम कोलरॉश लॉ पढ़ेंगे कि कोलरॉश लॉ किस प्रकार से इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान निकालता है और वो केस जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर हम लागू कर सकते हैं। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मैक्सिमम होती है, जैसे कि एक्स्ट्रापोलेशन से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब कोलरॉश लॉ में जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा है, देखिए वो लिखा है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसमें दोनों उस कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्ट होता है, मतलब कि जो दोनों तरीके के आयंस होते हैं उन दोनों की सहभागिता होती है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है जो वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स में, पहले तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसमें कैटायन और एनायन दोनों की सहभागिता होती है, दोनों उसमें जो है का बराबर जो है पार्टिसिपेशन होता है चालकता में। ठीक है, तो जो चालकता है हमने पहले हमने जिसका जिक्र किया था लैम्डा इन्फिनिटी या लैम्डा ज़ीरो, मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो चालकता है, जैसे कि हमने लैम्डा ज़ीरो या लैम्डा इन्फिनिटी बताया था, उसको यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में निकालना चाहें तो उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसका जो नियम है वो है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, या हम इसे मोबिलिटी भी कह सकते हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम, जिसे कोलरॉश नियम। ठीक है, तो अब ये कोलरॉश नियम क्या कहता है, आप इसमें देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो उसमें हमारे जो आयंस हैं उसमें देखिए KCl और NaCl का जो मैंने एग्जांपल दे रखा है वो उसमें Cl जो है कॉमन आयन है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम में डिफरेंस है, तो इसका कारण है कि इसमें इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसमें K ने भी भाग लिया है और Cl माइनस ने भी भाग लिया है। दूसरा जो कंपाउंड है NaCl है, उसमें Na+ ने भी भाग लिया है और Cl- ने भी भाग लिया है। तो इन दोनों में जो कॉमन आयन है वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन के द्वारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी प्रदान की गई है वो दोनों समान है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सोडियम और पोटेशियम के बीच में, तो जैसा वो 23.41 है। इसी का ही जो है दूसरा हमने लिया कि वापस से हमने नाइट्रेट जो है कॉमन रखा है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट में, और दोनों के बीच में अंतर जो है वो 23.41 आया। KOH और NOH देख लीजिए तो उसमें 23.41। कहने का मतलब ये है कि इसके मान में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, पर जैसे यदि हमने 23.41 है तो कुछ बुक्स में इसका मान अलग भी दिए रखा है।
कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि क्लोराइड आयन के द्वारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में योगदान दिया जाएगा वो समान रहेगा, है ना। तो हमने इसमें कॉमन आयन से हमने सोडियम और पोटेशियम में जो अंतर है वो ज्ञात कर लिया और देखा कि चाहे कोई भी कंपाउंड हो, यदि उसमें सोडियम पोटेशियम और सोडियम का डिफरेंस आ रहा है तो उसमें जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डिफरेंस है वो समान होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनायन। एनायन कौन सा है उससे निर्भर नहीं करता। तो यही चीज़ जो है बाद में उपयोग में ली गई। तो जो कोलरॉश लॉ है उसमें ये देखा गया कि जो आयंस हैं वो मैंने जो दूसरा पॉइंट लिखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स कंटेनिंग कॉमन कैटायन एंड एनायन डिटरमाइंड। ठीक है, उसको ज्ञात किया गया और ये देखा गया कि उनके बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, और जो कॉमन आयन है उसके द्वारा उसको ज्ञात कर लिया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको सोडियम और पोटेशियम, मतलब कि इसमें जो एनायन है वो सेम है और कैटायन में अंतर है। यदि इसी प्रकार से यदि हम कैटायन को सेम ले लें और एनायन में अंतर रखें, जैसे कि लिथियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट का केस दे रखा है, तो उसमें जो अंतर है वही अंतर यदि जो है HCl और HNO3 में लिया जाए या KCl और KNO3 में लिया जाए तो वही अंतर जो है Cl और NO3 में जो अंतर पाया जाएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो मैंने 4.90 लिख रखा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये मान लिखे हैं, चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनके मान जो हैं हर बुक में जो रेफ़र किए गए हैं वो अलग अलग किए गए हैं, पर हमारे कहने का मतलब यही है कि जब जो कॉमन आयन है इसके अतिरिक्त जो दूसरा आयन है उस कॉमन आयन के कारण से सेम जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में अपनी सहभागिता दी गई है, उसका कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। जो अंतर आएगा जो सेकंड आयन है उसके कारण से आएगा। तो अब हम इसको जो है दूसरी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि जो कंडक्टिविटी है इसको यदि मैं दूसरी परिभाषा दूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिपेंडेंट कैटायन एंड एनायन। मतलब कि इंडिपेंडेंट रूप से कैटायन और एनायन का जो योग होगा वही जो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी उस सॉल्यूशन की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यदि दो कंपाउंड का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो दोनों के लिए या तो कैटायन सेम है या एनायन सेम है, तो हम तीसरे का निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है अलग अलग आयन की कंडक्टिविटी ज्ञात की गई और फिर उनका योग करके जो है उस कंपाउंड की कंडक्टिविटी निकाली गई है। तो ये मैं अभी आपको एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ है उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगी कि किस प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे है या एसिटिक एसिड है जिसे हम पूर्व वाले ग्राफ से नहीं ज्ञात कर सकते थे, तो उस केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यदि मैं एग्जांपल लूँ तो अमोनियम की अलग ज्ञात कर ली गई और OH माइनस की अलग ज्ञात कर ली गई और दोनों का जो योग किया गया तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्त हो गई। इसी तरह से यदि हमें NaCl की निकालनी है तो जो है Na प्लस की अलग ज्ञात की गई और Cl माइनस की अलग ज्ञात की गई। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्ञात करके आयन की प्रत्येक आयन की और यदि उसका योग करके हम जो है कुल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैं अभी इतना ही बताऊंगी कोलरॉश लॉ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगी।